मुझे लग कहता है ना सूप हंसलन चलनी के जिनकर 72 को छेद। हम लोग अपने देहाती भाषा में हाँ इस जी, चीज हाँ को जी, बोलते हाँ हैं कि पार्टी को चाहे वो किसी दल में है, महिलाओं के प्रति उनके लिए वो पॉजिटिव्स नहीं आते हैं। इसलिए नहीं आते, उनको ये विनिंग चेहरा नजर नहीं आता। आज जो भी धार्मिक न्यास में हुआ है, वहां कितना घोटाला हुआ है, आप इतिहास को उठा करके जी। देखिएगा। मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी रही हूँ। मैंने देखा है कि पूरी पूरी संपत्ति को महल बना दिया गया है। मैं बीजेपी की एक कैडर हूँ, भूल जाती हूँ एक जनता क्या चाहता है। विकास चाहता विकास है, चाहता है, रोजगार चाहता रोजगार है। चाहता है, सब। हम बोले भैया बिहार से आता, हाँ बिहार में कहाँ से आता? तो हमने कहा है अपन घर छोड़ के इतना दूर, अरे यहाँ पर आवे तो तनी ठीक है, कमा के साल भर में 2 बार जाही तो तनी अच्छा लगा है, परिवारों में तनी इज्जत भर बनल है, तनी यहाँ कमैली तनी घुरली फिरली। तो अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि इस बार कितने पार? नमस्कार, वॉच न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ ज्योत्सना प्रियदर्शनी। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जिनका तारुफ मैं क्या कराऊं, ये अपने आप में मुकम्मल है। इनकी तारीफ शब्दों में बयां नहीं हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रह चुकी, यानी कि पूर्व सदस्य रही हैं, तेज तर्रार और लोगों में एक दबंग महिला के रूप में इनकी छवि है। जमीन पे जाकर ये काम करती हैं, ये और कोई नहीं, सुषमा साहू हैं। सुषमा साहू जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सुषमा जी, कुछ ऐसी बातें मैं आपसे आज समझना चाहती हूँ, क्योंकि एक महिला होने के नाते आपने संघर्ष बहुत किया है, जैसा कि मैंने सुना है, और संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुंची हैं। और महिला आयोग में जब आप सदस्य के रूप में काम कर रही थी, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि पूरे देश भर में आपने भ्रमण किया। पूरे देश भर की महिलाओं की स्थिति दरअसल क्या है? क्या आप ये देख पा रही थी किस तरह की घुटन है, या महिलाएं बहुत अग्रेसिव हैं? किस तरह की महिलाएं आपने देखी ज्यादातर? देखिए ज्योत्सना जी, पूर्ण रूपेण पृष्ठभूमि में माने तो महिलाएं पूर्व के समय में, जैसे हम लोग का जो काल था, जी। उस समय दबी कुचली रहती थी। अनडाउटली उनके मुंह में जबान नहीं थी, क्योंकि वो प्रतिकार नहीं कर पाती थी। अपने हक के लिए तो बहुत दूर की चीज, उनके ऊपर होने वाली यातनाओं के लिए भी अपनी आवाज नहीं उठा पाती थी। एक सामाजिक कहीं ना कहीं एक बंदिश थी। उनको लगता था कि अगर समाज से अगर हम निकाले गए या परिवार ने मुझे छोड़ दिया, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या ही कर पाएंगे, हम बिल्कुल ही निराधार। और उनको अपने जीवन का मतलब भविष्य नजर आने लगता था। लेकिन आज के समय में जब मैं कमीशन में गए, उस समय मैंने महसूस किया कि महिलाएं वो नहीं हैं। यानी हमारी बेटियों में जागरूकता आ गई है, अधिकारों के प्रति बहुत सचेत हैं, कर्तव्यों के प्रति थोड़ी निष्क्रियता मुझे दिखी। ये तभी संभव है जब हम अपने उनके पेरेंट्स यानी पेरेंटल, जब हमारा उनका परवरिश होता है, तो उस समय थोड़ा सा हमें माता पिता को, हम जब बराबरी की बात उनको समझाते हैं, जब बराबरी हक की बात समझाते हैं, तो जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो थोड़े कर्तव्यों पर भी हम आए, कि सिर्फ हम अधिकार की बात ना समझ करके हमारे अपने क्या फर्ज हैं जिनका निर्वहन करना चाहिए, इस पर भी अगर माता पिता बचपन से बच्चों को, सिर्फ लड़का नहीं, सिर्फ लड़की नहीं, लड़कों को भी अगर ये सीख दें, तो मुझे लगता है कि जो हमारा आने वाला जो जनरेशन है, और जो वर्तमान में जो जनरेशन दिख रहा है, जिसमें बहुत कमियां नजर आ रही हैं, बच्चे संतुलित नहीं हैं, बहुत ही डिमांडिंग हो गए हैं, रिश्तों में तारतम्यता नहीं है, रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, लव मैरिज करने हैं, बरसों से आपके संबंध हैं, लेकिन उनको टूटने में 6 महीने से 1 साल लग रहा है। तो जिसको पाने के लिए आप इतने अग्रसर रहे हैं, इतने बेताब रहे हैं, उनको साल भर के अंदर ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो जा रही है जब आप साथ रह रहे हैं, कि रिश्ते टूटने की कगार पर आ रहे हैं, रिश्तों को छोड़ने में आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा। ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर मुझे लगता है कि परिवार के साथ साथ बच्चों को भी मंथन करने की आवश्यकता है। उस दौर में जब आप थी, आपने क्या देखा? जैसा कि ज्यादातर मामलों में हम देखते हैं कि किसी भी लड़की के साथ अगर सामंजस्य नहीं बैठ रहा है पति के साथ, तो आम तौर पे अमूमन एक ही केस बनता है, डाउरी का।
तो कई केसेस आपके पास भी इस तरीके के आए होंगे जहां धरातल पर कुछ और ही बात है, लेकिन केस किया जा रहा है डाउरी का। क्या ऐसे केसेस हैं या सच में दहेज के लिए प्रताड़ित आज भी महिलाएं हो रही हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं, दहेज के लिए प्रताड़ना बहुत है। अभी विगत कुछ दिनों में जो लड़कियों की तरफ से जो प्रताड़ना का केस आया, जो पूरे हमको लगता है पूरे भारत को झकझोर दिया है। बहुत चर्चाएँ चल रही हैं कि लड़कियाँ किस दिशा जा रही हैं। सच में ये प्रश्नवाचक चिन्ह है समाज के लिए कि लड़कियों की सोच में इतना परिवर्तन, इतना ड्रामेस्टिक चेंज कहाँ से आ रहा है? हम कैसे परवरिश दे रहे हैं, उनका कैसे इन्हेरेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे समाज के सामने भी और परिवार के सामने भी। एक प्रश्न तो मैं ज़रूर करना चाहती हूँ और ये समाज के लिए है कि हम जो बच्चे नहीं चाह रहे हैं, आप ठीक है उनकी शादी करा देते हैं। लेकिन उसी समय जब लड़की के पर कह रहे हैं कि लड़की ने ये किया, वो किया, काफ़ी चर्चाएँ हो रही है कि पुरुष को प्रताड़ित कर दिया गया, मारा गया। बहुत दर्द है, उस माँ से पूछिए जो बच्चे की शादी करके भेजा होगा। इस दर्द को महसूस करना बहुत कठिन है, मतलब आत्मा झकझोर देता है। लेकिन वहीं पर आज भी 20% महिलाएं हैं जो गलत आरोप प्रत्यारोप करती हैं, अनडाउटली डाउरी के केसेस में, बहुत सारे केसेस में। लेकिन आज भी 80% जो केसेस है वो सच्चाई है। और लड़कों, आज भी आप देख रहे हैं कि 4 लड़कियों का केस आया आपके सामने, सॉरी, लेकिन आज भी 40 लड़कियां मारी जा रही हैं। उस पर समाज आज क्यों खामोश है? बिल्कुल। महिलाओं की बात हो रही है तो कुछ चीजें और मैं समझना चाहूंगी। आप राजनीति में हैं और तेज तर्रार नेता हैं, डरती नहीं है किसी से, दबंग हैं, निर्भीक हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आती है, शायद आपसे उसका जवाब मिले, कि महिलाओं की बातें तो बहुत होती हैं, हर पार्टी में होती है, सिर्फ बीजेपी की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं। और महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेती हैं, लाठियां भी खाती हैं, लेकिन जब बात टिकट की आती है तो पसंद पुरुष क्यों हो जाते हैं? आज भी आप कुछ भी कह लें, पुरुष प्रधान समाज ही है। आपको क्या लगता है जब 33% आरक्षण के लिए मोदी जी और सरकार ने, एनडीए सरकार ने इस बिल को जब पास किया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, बड़ी महिलाओं में क्या कौतूहल था, क्या एक जोश था। लेकिन कहीं ना कहीं एक पक्ष को बुरा भी लग रहा होगा कि आखिर वो सीट मारेंगी तो किन के हक की मारेंगे। लेकिन आज भी इस चीज को मानना पड़ेगा कि टिकट बंटवारे में टिकट मिलती है महिलाओं को। भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी बहुत बहनों को उन्होंने पूरा दायित्व दिया है और अनडाउटली परसेंटेज इस बार उम्मीद किया गया था कि और भी बढ़ेंगी। लेकिन अन्य दलों की अपेक्षा बनिस्बत भाजपा में बहुत ज्यादा है महिलाओं की संख्या। हमारी बहनें अभी एमएलसी भी बनी है, हमारे यहाँ राज्यसभा से भी गई है। तो सारे आयोगों में भी, सारी जगह जितने भी जो कमिटियां बनी हैं, आयोग का गठन हुआ, सब में बहनें गई हैं और एक अच्छी मात्रा में गई। लेकिन टिकट के मामले में आज भी मुझे एक चीज लगता है कि पार्टी को, चाहे वो किसी दल में, महिलाओं के प्रति उनके लिए वो पॉजिटिव्स नहीं आते हैं। इसलिए नहीं आते, उनको ये विनिंग चेहरा नजर नहीं आता। उनको लगता है कि जब विनिंग चेहरा का जब बात होती है तो उनको किसी पुरुष की पत्नी, नेता की पत्नी, उनकी बहू, उनकी बेटी और उनकी परिवार के ही लोग इसलिए लगते हैं क्योंकि उनके पीछे उनका दारोमदार, वो आर्थिक रूप से सबल होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं आर्थिक रूप से, बाहुबल से, बाजूबल से सबसे सशक्त होते हैं। इसलिए वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को स्थापित कर पाते हैं। लेकिन एक साधारण परिवार से नसीब अच्छा है तो आप क्लिक कर गए, नहीं तो अमूमन ऐसी महिलाएं मारी जाती हैं। बिल्कुल। तो देखिए, बात चली है कि जिसके ऊपर टैग लग जाता है कि फला की बहू है, फला की बेटी है, फला की कोई जानने वाली है, भतीजी है, परिवार की है, तो उसको टिकट मिल जाता है, आसानी होती और बड़ी बात जो आपने कही, जो कटु सत्य है, कि कहीं ना कहीं पैसा भी बहुत मायने रखता है टिकट में। तो जब इन सब चीजों पे हम बात कर रहे हैं तो बात करते हैं कि अभी बड़ा ही चर्चित विषय है दामाद आयोग।
उस पर क्या कहेंगे आप? कि अगर आप ये कहते हैं कि फला पार्टी पारिवारिक लोगों को ही, यानी परिवार के लोगों को ही बनाती है, अपने यहाँ पद देती है, और आप भी अगर वही कर रहे हैं तो आप अलग कैसे हैं? देखिए, जिन्होंने आवाज उठाई है, मुझे लग कहता है ना, सूप हंसलन चलनी के जिनकर 72 को छेद। हम लोग अपने देहाती भाषा में हाँ इस जी, चीज को हाँ बोलते जी। हैं। तो आपको ये बहुत बेहतर तरीके से पता है कि जिन्होंने प्रश्न उठाया है, क्या उन्होंने अपने गिरेबान को झांका है, देखा है? एमपी परिवार, एमएलसी परिवार, मंत्री परिवार, उप मुख्यमंत्री परिवार, सारे विभाग के 4-4 विभाग का मंत्री परिवार, दामाद आर्थिक रूप से सबल, एक बेटी सांसद तो दूसरी बेटी विदेश से आकर के सेटल होने की तत्परता, कोशिश में, हाँ, हाँ। मतलब पूरा खानदान, वो पार्टी नहीं, पूरा खानदान पार्टी है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न उठाया गया कि एक दामाद बना, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, सक्षम भी है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि फलां बाबू का दामाद है, ये टैग तो लगेगा ही, ये तो टैग लगा हुआ है। लेकिन वो किनका पुत्र है? उनके पुत्र, उनके पिता का क्या क्या भूमिका रहा है इस समाज के उत्थान में? आज जिस मंदिर को देख रहे हैं, जहाँ जितनी जमीनें थी आध्यात्मिक की और जितना भी धार्मिक न्यास का, वो बंदर बांट हो चुका था। जिन्होंने प्रश्न उठाया है, उनके कुनबे ने, उनके समाज के लोगों ने पूरा बंदर बांट कर दिया था जमीन जायदाद को लेकर के। आज आप उनके दामाद के बारे में बोल रहे हैं। उन्हीं के पिता जब आए तो उन्होंने इस चोरी को, इस डकैती को, इस जमीन को हड़पने की जो एक परंपरा चल पड़ी थी, उस परंपरा पर उन्होंने अंकुश लगाया था। और उन्हीं के रहते ये सारी जमीनें, जिन धार्मिक न्यास की जो बात कर रहे हैं, उसको उन्होंने छुड़ाने का काम किया था। और वो आज सारी संस्थाएं एक बड़े एक आर्थिक स्रोत का कारण बन गई है। आज बड़ी बड़ी अस्पतालें, महावीर कैंसर है, वात्सल्य है, ये सब कैसे चलता है? हम और आप नहीं पैसा दे रहे हैं, ये संस्थाएं उन मंदिरों से चल रहा है। तो हम कहते हैं कि जो कल के दिन वो दलाली की जगह थी, वो कमाने की जगह थी, वो चुराने की जगह थी, वो डकैती की जगह थी, आज वहां पर एक समाज, एक सशक्त समाज का निर्माण हो रहा है। और सशक्त समाज के साथ साथ उसकी सफलता में भी उसकी बड़ी भूमिका लग रही है। तो फिर आप प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे कर रहे हैं? अगर कहीं कुछ बन रहा है, अगर पढ़े लिखे लोगों को नहीं लाएंगे, वैसे ही लोगों को हम लेते आएंगे, तो फिर समाज का पढ़ा लिखा वर्ग कहाँ जाएगा? दामाद है, उस टैग से हम नहीं उससे हट सकते हैं। लेकिन उसके इतर भी उस व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है, कोई गलत छाप और छवि नहीं है। आप अपनी बहन, अपनी बेटी को बाहर से ला करके लॉन्च कर सकते हैं, विदेश से ला करके, वो बेटी पर घर की है, उसको विदेश से लाकर आप लॉन्च कर सकते हैं। और जो यहाँ व्यक्ति है, जिसकी इसकी इस भूमि में, इस जन्म स्थान है और कर्म स्थान है, जिसमें जिसकी भूमिका है, उस भूमिका के इतर आप उस पर प्रश्न उठा रहे हैं। पहले आप अपने गिरेबान को देखिए साहब। ये थी सुषमा साहू जी, और जितनी बेबाकी से, और देखिए किस तरह से बचते हुए ये अपने सवालों का जवाब दे रही हैं। मैं इसीलिए इनकी कायल हूँ, क्योंकि ये फंसती नहीं है, ये फंसाने में माहिर है। ये जो सामने वाला बैठा है ना, उसको फंसा देती है। तो अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि इस बार कितने पार? देखिए, जो परिस्थितियां हैं, एक जनता के रूप में बात करूं ज्यादा बेहतर हाँ। है। मैं बीजेपी की एक कैडर हूं, भूल जाती हूँ। एक जनता क्या चाहता है? विकास चाहता है, रोजगार चाहता है, सब विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, लेकिन रोजगार तो नहीं है। नहीं, रोजगार कहाँ नहीं है? किस विभाग में नहीं है? पलायन हो रहा है। नहीं, पलायन। आज मेरा बच्चा अगर विदेश में जॉब कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि उसको भारत में जॉब नहीं मिल रहा है। पलायन का कारण वो नहीं होता है। पलायन आज भी गांव में जो आप जाते हैं, वहां परिस्थितियां थोड़ी इतर है। वहां पर कह सकते हैं कि कुछ लोगों को है कि शहर में जाएंगे, बेहतर कमाएंगे, शहर की हवा, बहुत सारे देखिए कारण होता है। मैं दिल्ली में रही हूँ ना, बहुत लोगों से मैं चलती रहती, तो कहते हाँ, हम लैंग्वेज से तो पकड़ में आ जाता है ना। हम लोग भैया बिहार से आता, हाँ बिहार में कहाँ से आता? तो हमने कहा है अपन घर छोड़ के इतना दूर, अरे यहाँ पर आवे तो तनी ठीक है, कमा के साल भर में 2 बार जाही तो तनी अच्छा लगा है, परिवारों में तनी इज्जत भर बनल है, तनी यहाँ कमैली, तनी घुरली फिरली, घूमना फिरना नहीं, घुरली फिरली। बहुत सारे कारण है। पहले के बनिस्पत पलायन थे, पलायन आज भी होगा,
लेकिन 100% नहीं रोका जा सकता इतनी आसानी से। बहुत जिनको आदत लगी है, चाहे जिनके लिए जिन्होंने काम किया हुआ है, उनको लगता है मेरा काम वहाँ एस्टैब्लिश है, मुझे जॉब मिला हुआ है, यहाँ पर मुझे तलाश करना है और वहाँ ऑलरेडी मैं सेटल हूँ। तो ये दोनों में बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो लोग हैं, धीरे-धीरे ये कम हुआ है, शून्य नहीं हुआ है, ये मैं मानती हूँ। चलिए, तो ये थी हमारे साथ सुषमा साहू जी। बहुत आपका शुक्रिया, हमारे चैनल के लिए आपने इतना वक्त दिया और ये बिल्कुल अपने व्यक्तित्व की तरह सभी मेरे सवालों की जो बौछार थी उसको आसपास भी फटकने नहीं दी आई इन्होंने, और बेबाकी से सारी बातों का जवाब दिया। और इस बार कितने पार इसको बड़ी सफाई से ये टाल गई, पर कोई बात नहीं, हम फिर इनसे एक बार मिलेंगे और चुनाव बहुत नजदीक है और देखेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ इनकी पार्टी करती है। और सीएम फिर से जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। देखिए, तो ये है, ये भी और सरकार भी बनाएंगे। तो एक सिर्फ बात कहते हुए, आज कल माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार की जो गठबंधन सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, प्रति व्यक्ति जो 400 रुपए मिलता था, मैं वार्ड काउंसलर रही हूँ मैडम, ये दर्द मैं महसूस करती थी पेंशन के लिए। 400 को डायरेक्ट 1100 किया गया, जिसके लिए मैं कितने बरसों से प्रतीक्षारत थी। कितनी मैंने लेटर लिखे हैं सरकार को, मैंने निगम में भी हमेशा आवाज उठाती रहती थी कि वो 400 में, वो व्यक्ति 400 में न दवाई खा पाता है न फल खा पाता है। आज मैं इतनी खुश हूँ और मैं माननीय नीतीश जी, अपने बिहार के मुखिया और एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ सभी को और शीर्ष नेतृत्व को मैं बहुत बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहती हूँ कि आपने एक जमीन के आखिरी बैठे हुए व्यक्ति के बारे में आपने चिंता की है। अब वो कम से कम अपनी दवाई भी करेगा और अपने हेल्थ के बारे में भी सोचेगा। तो आपने सुना सुषमा साहू जी को कि मेरे जितने भी सवाल थे उसका इन्होंने जवाब दिया, बेबाकी से जवाब दिया। ये अपने इसी जवाब के लिए जानी जाती हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।